हेलो एवरीवन। मैं जैनेंद्र कुमार मुस्कान स्टडी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग विज्ञान के 50 अति ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, उसके डिस्कशन के साथ, जो खासकर बिहार पुलिस के लिए हेल्पफुल होगा एवं अनकम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो देर ना करते हुए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। कहता है, एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या होगा? यदि लड़की जो है झूला पर खड़ा हो जाएगा तो दोलन काल कम हो जाएगा। इसका फार्मूला होता है टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। टी क्या है? तो टी जो है वह आवर्तकाल है, 2 पाई तो कांस्टेंट हो गया, एल जो है वह झूला की लंबाई है। झूला की लंबाई कहने का मतलब है जिस जगह से झूला बंधा हुआ है और जिस पे बालक खड़ा होकर के झूल रहा है, यहाँ से यहाँ का जो लंबाई हुआ, इसी को लेंथ कहते हैं, झूला की लंबाई कहते हैं। तो यदि कोई लड़का या लड़की झूला पर बैठकर झूल रहा है तो उस कंडीशन में झूला का लंबाई इतना बड़ा होगा। लेकिन जैसे ही वह खड़ा हो जाएगा तो खड़ा होने के साथ ही झूला की लंबाई घट जाएगा। यदि झूला की लंबाई घट जाता है तो आवर्तकाल भी हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि आवर्तकाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लंबाई के, इसलिए आवर्तकाल घट जाएगा। यदि इसमें कहा जाए, इसी प्रश्न में कहा जाए कि यदि कोई लड़का या लड़की झूला पर खड़ा होकर के झूल रहा है और एकाएक झूला पर बैठ जाता है तो आवर्तकाल का क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब वह खड़ा हो जाता है झूला पे, जब वह खड़ा होकर के बैठ जाता है तो एल का मान बढ़ जाता है। एल का मान जब बढ़ जाएगा तो टी का मान भी बढ़ जाएगा, यानी आवर्तकाल बढ़ जाएगा। आवर्तकाल बढ़ जाएगा, इसका मतलब है झूला जो है स्लो हो जाएगा, धीरे धीरे चलना स्टार्ट करेगा। अगला प्रश्न है, गतिमान वस्तु में होता है, बार बार इस तरह के क्वेश्चन रिपीट कर रहा है काइनेटिक एनर्जी से। गतिमान वस्तु में हमेशा गतिज ऊर्जा होता है। गतिमान वस्तु में जो है वह गतिज ऊर्जा होता है। गतिज ऊर्जा बराबर फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर मतलब गतिज ऊर्जा जो होगा वह वेग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी किसी वस्तु में उसके गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा एक अदिश राशि है और इसका मात्रक जूल होता है। उसके बाद स्थितिज ऊर्जा है, तो किसी वस्तु की स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और स्थितिज ऊर्जा को जो है वह पी से सूचित किया जाता है। पी डिस्क्रिप्ट में ये है, पी कहने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी होता है और इसका फार्मूला होता है mgh। एक वीडियो बनाएंगे, उसमें केवल जो है साइंस का न्यूमेरिकल प्रश्न को इंक्लूड करेंगे, जिसमें महत्तम क्वेश्चन जो है एनर्जी से आएगा, तो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी से ही प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है कि जब किसी गतिमान पिंड की गति दोगुनी हो जाए तब लगने वाला समय होगा। जब गति दुगुना हो जाएगा, गति जो है वेलोसिटी जो दुगुना हो जाएगा, तो जाहिर सा बात है कि समय आधा हो जाएगा। समय क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, ऑप्शन बी। उसके बाद है अगला प्रश्न, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से जो है बल की परिभाषा प्राप्त होती है। बल एक सदिश राशि है, इसका मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, जिसे न्यूटन महोदय की रेस्पेक्ट में, न्यूटन महोदय के सम्मान देने के लिए इसे न्यूटन कहा जाता है। बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। पिछले वीडियो में भी इस तरह का प्रश्न आता था। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। उसके बाद कहता है कि न्यूटन का द्वितीय नियम है क्या? तो संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के जो है समानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन को डेल्टा पी से सूचित किया था। पी मोमेंटम हुआ, संवेग की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है। ये फोर्स हुआ, टी जो है टाइम हुआ, समय हुआ। आगे बढ़ते हैं, न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व यानी इनर्शिया की व्याख्या करता है? तो न्यूटन के गति का जो प्रथम नियम है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस, जो है एक्सप्लेन करता है गति के प्रथम नियम जो है जड़त्व की परिभाषा मिलता है। गति के प्रथम नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहना चाहता है, और विराम में है तो विराम में ही रहना पसंद करता है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे। यानी न्यूटन के प्रथम नियम से जड़त्व की परिभाषा मिलती है। अगला प्रश्न है, बार बार इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट करता है। विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को डिवाइस कहते हैं।
किस नाम से जाना जाता है? तो विभवांतर को मापने का जो युक्ति होता है, विभवांतर को मापने का जो युक्ति होता है उसे वोल्टामापी द्वारा जाना जाता है, वोल्टमापी जाना जाता है। विभवांतर मापने का जो प्रयुक्त युक्ति होता है वह क्या होता है? वोल्टमापी होता है। एमीटर से जो है करंट मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर जो है करंट के जो है डायरेक्शन को बताता है। अगला प्रश्न है वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर से क्या मापा जाता है? व्हिच क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय वेंचुरीमीटर। तो वेंचुरीमीटर से जो है द्रव का प्रवाह मापा जाता है, द्रव का प्रवाह मापा जाता है। अगला प्रश्न है एंगस्ट्रम क्या मापता है? पिछला वीडियो में भी इस तरह के क्वेश्चन रिपीट करता था, लगातार इस तरह के क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। एंगस्ट्रम क्या मापा जाता है? एंगस्ट्रम को सूचित किया जाता है ये इस तरह से, एक एंगस्ट्रम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। एक एंगस्ट्रम जो है वह तरंगदैर्घ्य को सूचित करता है, तरंगदैर्घ्य को मापता है। अगला प्रश्न है टेकोमीटर वह उपकरण है जिसे मापा जाता है। टेकोमीटर, टेकोमीटर वह उपकरण है जिसे मापा जाता है। तो टेकोमीटर से जो है चाल मापा जाता है, टेकोमीटर से जो है वह चाल मापा जाता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रखती है? तो हमारे पृथ्वी के चारों ओर के आवरण जो होता है उसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में अनेक गैस होते हैं, जैसे नाइट्रोजन जो हुआ इसमें 78.03% होता है। ऑक्सीजन जो होता है वह 20.99 या करीब करीब 21% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वह 0.03% होता है। इस तरह से अनेक गैसों का पृथ्वी हमारा वायुमंडल में समाहित होता है। पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े हुए रहता है? तो पृथ्वी जो है गुरुत्वाकर्षण से पकड़े हुए रहता है, गुरुत्वाकर्षण से पकड़े हुए रहता है, ग्रेविटेशनल से पकड़े हुए रहता है। अगला प्रश्न है एक लड़के का भार पृथ्वी पर, यह क्वेश्चन जो है पिछला वीडियो में भी था। एक लड़के का भार जो है पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो इसका भार चंद्रमा पर कितना होगा? तो पृथ्वी पर जो किसी वस्तु का भार होगा वह चंद्रमा पर के भार का 1/6 होगा। 1/6 में मल्टीप्लाई करेंगे 600 न्यूटन से, 6 × 6 600, तो यहाँ पे हुआ हमारा उत्तर 100 न्यूटन, 100 न्यूटन हुआ इसका सही उत्तर। मतलब अगर कोई वस्तु का चंद्रमा पर भार 100 न्यूटन है, सॉरी 600 न्यूटन है, तो पृथ्वी पर उसका भार जो है वह 100 न्यूटन होगा। यही प्रश्न को जो है घुमा देता है, थोड़ा सा टर्न कर देता है, कंजक्टेड कर देता है, हार्ड कर देता है। कहेगा कि पृथ्वी पर एक वस्तु का भार जो है, एक वस्तु का द्रव्यमान जो है 600 केजी है, तो चंद्रमा पर ले जाने से उसका भार कितना होगा, उसका द्रव्यमान कितना होगा। या पूछ सकता है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 600 न्यूटन है, सॉरी 600 केजी है, तो पृथ्वी पर उस वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा। बच्चा क्या करता है 600 गुना 1/6 बराबर 100 केजी, लेकिन यहाँ पे गलती हो जाएगा, चूंकि द्रव्यमान जो है केजी से पहचानने की द्रव्यमान है। द्रव्यमान जो है चाहे पृथ्वी पर हो या किसी अन्य ग्रह पर हो, यानी कहीं भी इसको ले जाया जाता है। द्रव्यमान जो है वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहा जाता है। यह जो है कांस्टेंट चीज होता है, न तो कमता है न ही बढ़ता है। यानी द्रव्यमान कांस्टेंट चीज होता है। ऐसा नहीं करेंगे कि 6 से भागा दे देंगे और पृथ्वी पर आएगा तो 6 से गुना कर देंगे, इस तरह से नहीं करना है, नहीं तो हो जाएगा गलत। याद रखना है भार जब भार का मैटर हो, भार का चर्चा हो, तभी इस तरह से करते हैं। पृथ्वी पर आता है तो 6 से क्या कर देते हैं, भाग देते हैं। अगला प्रश्न है न्यूटन प्रति केजी मात्रक है। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है। न्यूटन प्रति केजी जो है वह त्वरण का मात्रक होता है, त्वरण का मात्रक होता है। लेकिन त्वरण का मात्रक तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण का मात्रक तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो न्यूटन को लिखते हैं केजी मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, और फिर नीचे है केजी गुना केजी। केजी और केजी जो है समाप्त हुआ, तो बच गया ऊपर में मीटर और नीचे में सेकेंड स्क्वायर, यानी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। दिस इज मस्ट इक्विवेलेंट टू दिस, ये दोनों सेम चीज हुआ, यानी दोनों सेम चीज हुआ। अतः न्यूटन प्रति केजी जो है वह त्वरण का मात्रक है। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है, लेकिन घूमना नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है कि गुरुत्वीय त्वरण जिसको सूचित करते हैं स्मॉल जी से, नोट कैपिटल जी। कैपिटल जी से जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को सूचित किया जाता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक को सूचित किया जाता है। लेकिन स्मॉल जी, छोटा जी से जो है गुरुत्वीय त्वरण को सूचित करते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को सूचित करते हैं। और इसका मात्रक और मान जो होता है वह 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अगर सीजीएस में बात किया जाए, सीजीएस में इसका वैल्यू जो होता है 981 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अगर एफपीएस में बात किया जाए, एफपीएस पद्धति में बात किया जाए, तो स्मॉल जी का वैल्यू जो होता है वह 32 फुट प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न है एक अंतरिक्ष यात्री कहने का मतलब है जो यात्री अंतरिक्ष में गमन करता है, मूव करता है, घूमता है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है, क्योंकि ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प होता है। चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह पृथ्वी की तुलना में कम होता है। यही कारण है कि व्यक्ति जो है चंद्रमा पर अधिक ऊंचा छलांग लगा सकता है।
यदि पृथ्वी पर व्यक्ति जो है 100 मीटर छलांग लगाता है, 100 मीटर छलांग लगाता है, तो चंद्रमा पर जो है 600 न्यूटन छलांग लगाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण जो होता है वह चंद्रमा पर मान का 1/6 होता है। यानी दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि चंद्रमा पर का गुरुत्वाकर्षण जो होता है वह पृथ्वी की तुलना में 6 गुना होता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर कहने का मतलब होता है खड़ा ऊपर की ओर या नीचे की ओर, ये ऊर्ध्वाधर होगा। यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण जो होगा वह गेंद की गति के विपरीत दिशा में होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की ओर आती है, जी जो है ऊपर से नीचे की ओर आता है, ऊपर से नीचे की ओर आता है। यानी पृथ्वी किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर खींचता है, अपने केंद्र की ओर खींचता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, और जिस त्वरण से खींचता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और ये कहता है कि पृथ्वी तल से जो है गेंद को ऊपर फेंका जाता है, तो पृथ्वी किसी वस्तु को खींच रहा है नीचे की ओर और गेंद हम लोग फेंक रहे हैं ऊपर की ओर, तो दोनों का जो दिशा हुआ एक दूसरे से विपरीत हुआ। अगला क्वेश्चन कहता है, जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है, तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक जो है वह केजी मीटर स्क्वायर होता है। जड़त्व आघूर्ण को आई से सूचित करते हैं, आई बराबर फार्मूला होता है एम आर स्क्वायर। एम जो है वह वस्तु का द्रव्यमान है, आर जो है वह दूरी है। अगला क्वेश्चन कहता है, एक घूर्णी फ्लाई व्हील आरपीएम का मतलब होता है रिवोल्यूशन पर मिनट, निम्नलिखित द्वारा मापा जा सकता है। स्ट्रोबोस्कोप द्वारा जो है फ्लाई व्हील का आरपीएम मापा जाता है, स्ट्रोबोस्कोप द्वारा मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का संवेग जो है द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। संवेग जो है द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। संवेग को पी से सूचित करते हैं, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला पी बराबर एम भी होता है। संवेग का परिभाषा है कि द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होगा उसे संवेग कहेंगे। तो यहाँ द्रव्यमान हुआ, यहाँ वेग हुआ, इसका मतलब संवेग जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है द्रव्यमान का और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी का। मतलब संवेग जो होता है वह द्रव्यमान और वेग दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है, सीधा समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है, सारा एक चीज है। तो इसका सही उत्तर होगा वस्तु का जो संवेग हुआ वह द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करेगा। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा इंग्लिश में कहें तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला जो डिवाइस होगा, युक्ति होगा, उपकरण होगा, उसे क्या कहेंगे? तो क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला जो डिवाइस होगा उसको विद्युत जनित्र कहेंगे, जनरेटर कहेंगे। विद्युत जनित्र जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, लेकिन जो डायनेमो होगा वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल जिसको सूखा सेल कहते हैं, प्राथमिक सेल के यह अंतर्गत आता है। जो ऊर्जा संग्रहित होती है इसमें जो है रासायनिक ऊर्जा होता है, केमिकल एनर्जी होता है। सेल जो है, सेल का ये संकेत है, सेल का एक बड़ा होता है, छोटा होता है, दो टर्मिनल होता है, बड़ा वाला प्लस टर्मिनल होता है, छोटा वाला माइनस होता है। इसको एनोड कहते हैं, छोटका को कैथोड कहते हैं। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और इस पे छोटका पर अवकरण होता है। बड़का को एनोड कहेंगे, एनोड धनात्मक होता है, और छोटा वाला जो होगा वह कैथोड होगा, कैथोड पर अवकरण होता है। और सेलों का समूह जो होता है उसको बैटरी कहते हैं, सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ सेल कनेक्टेड इन सीरीज इज कॉल्ड बैटरी। सेलों का जो समूह होगा उसको बैटरी कहेंगे। बैटरी दो प्रकार का होता है, एक सूखा सेल होता है जिसको शुष्क सेल कहते हैं, और एक जो है सेकेंडरी सेल होता है जिसको लेड एसिड सेल कहा जाता है, शीशा संचायक बैटरी कहते हैं। जो प्राथमिक सेल होता है वह एक बार डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज नहीं होता है, और जो द्वितीय सेल होता है, शीशा संचायक बैटरी होता है, वह एक बार डिस्चार्ज होने के बाद पुनः फिर से रिचार्ज किया जा सकता है, चार्ज किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, जब एक वस्तु का वेग दुगुना हो जाता है, हमेशा संवेग से लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है, गतिज ऊर्जा से लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है। जब एक वस्तु का वेग दुगुना हो जाता है तो इसका संवेग क्या होता है? तो जब वस्तु का जो वेग दुगुना करेंगे तो संवेग दुगुना हो जाएगा, क्योंकि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग। वस्तु का वेग दुगुना कर रहे हैं तो 2 गुना v बराबर 2v होगा। द्रव्यमान वेग जो है सीधा संबंध है, रिलेशन है क्या चीज से? मोमेंटम से, संवेग से, यानी वस्तु का वेग को दुगुना करेंगे तो संवेग भी 2 गुना होगा। अगला प्रश्न है कि 1 kg वेट का भार कितना होता है, वजन कितना होता है? तो 1 kg वेट का वजन जो होता है वह 9.8 न्यूटन होता है। 1 जूल बराबर होता है, तो जूल जो है ऊर्जा का मात्रक होता है, यह एक अदिश राशि होता है। और जो ऊर्जा का जो सीजीएस मात्रक होता है, सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ऊर्जा का जो सीजीएस मात्रक होता है वह अर्घ होता है, अर्घ। तो ऊर्जा का ऐसे मात्रक जूल और सीजीएस मात्रक अर्घ होता है, दोनों में रिलेशन होता है। 1 जूल इज इक्वल टू 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्घ होता है, 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्घ होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस में नॉट का उपयोग किया जाता है? तो नॉट का उपयोग जो होता है वह गति में किया जाता है। निम्न से किस में नॉट का उपयोग किया जाता है? तो गति मापने के लिए नॉट का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है। तो बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र जो होता है उसको नेफोस्कोप कहा जाता है। रेनगे से वर्षा मापा जाता है, एनीमोमीटर से पवन का वेग मापा जाता है, हवा का वेग मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से जो है आपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। अगला प्रश्न है, अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? तो अल्टीमीटर से जो है भूतल से ऊंचाई मापा जाता है, अल्टीमीटर से।
उसके बाद कहता है अगला प्रश्न, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम है जब लिफ्ट जो है, इस तरह का प्रश्न कल भी था ऊपर जाने वाला, आज नीचे वाला पूछ दिया। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम है जब लिफ्ट जो है त्वरण के साथ कहाँ जा रहा है, तो त्वरण के साथ जो है वह नीचे जा रहा है। त्वरण के साथ नीचे जा रहा है, कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी, त्वरण के साथ नीचे जाएगा तो लिफ्ट व्यक्ति का जो वास्तविक भार होगा वह प्रत्यक्ष भाग जो है वास्तविक भार से जो है वह कम होगा। ऊपर की ओर जाएगा तो व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से अधिक होगा। अगला प्रश्न है रॉकेट से। रॉकेट किस सिद्धांत पर, रॉकेट डॉट 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 किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, या ऑप्शन नहीं संवेग संरक्षण है तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट जो है तीसरा नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें होता क्या है, तो रॉकेट से धुआं निकलता है, जो धुआं जो है वह हमारे वायुमंडल में जो है गैस को क्या करता है, धक्का देता है। जब धक्का देता है तो गैस भी पुनः इस पर धक्का देता है, इस तरह से रॉकेट आगे बढ़ता है। तो एक्शन रिएक्शन फोर्स के नाम से न्यूटन थर्ड ला जाना जाता है। तीसरा नियम यही कहता है कि जिस किसी वस्तु को जितना धक्का दिया जाता है उतना ही धक्का से आगे की ओर बढ़ता है। इस तरह क्योंकि इसका उदाहरण होता है कि जैसे ही बंदूक से गोली को जो है छोड़ा जाता है तो बंदूक गोली जो है बुलेट जो है आगे बढ़ता है, लेकिन छोटा हल्का जो धक्का लगता है, झटका देता है पीछे की ओर, बंदूक जो है पीछे की ओर धक्का देता है। यही कारण है कि कभी कभी जो है अगला प्रश्न है शरीर का वजन जो है वह ध्रुवों पर महत्तम होता है। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है, महत्तम होता है। विषुवत रेखा पर शरीर का वजन या किसी भी चीज का वजन जो है न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न है मुक्त अवस्था यानी स्वतंत्र अवस्था इसे कहा जाता है में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है। मुक्त अवस्था में गिरते हुए पिंड जो है पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है गिरने के समय का वर्ग के। देखेंगे ये समझने वाला क्वेश्चन है, गिरने के समय का वर्ग डायरेक्ट याद करने वाला प्रश्न नहीं है, समझने वाला है। मुक्त अवस्था कहने का मतलब होता है कि प्रारंभिक वेग बराबर 0। गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होता है। दूरी को एस से सूचित किया जाता है। एस बराबर फॉर्मूला होता है एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। चूंकि मुक्त अवस्था में है इसलिए प्रारंभिक वेग जो होगा वह 0 मीटर प्रति सेकंड होगा। तो अब देखते हैं कि एस बराबर हाफ एटी स्क्वायर, चूंकि यू की जगह पर 0 हो गया। अब यहाँ देखते हैं कि जो दूरी है वह समय के वर्ग के समानुपाती हो गया, मतलब एस प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर। यही प्रश्न पूछ रहा है, समझने वाला क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। भौतिक तुला कार्य करता है, तो भौतिक तुला जो है वह समांतर बल के नियम पर कार्य करता है, ऑप्शन डी। भौतिक तुला जो है वह समांतर बल के नियम पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है जूल निम्नलिखित की इकाई है। जूल जो है निम्नलिखित की इकाई है, लगातार क्वेश्चन आ रहा है, बहुत हल्का क्वेश्चन है, इजी प्रश्न है। जूल जो है ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, ताप का मात्रक केल्विन होता है, दाब का मात्रक पास्कल होता है या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहा जाता है। अगला प्रश्न है अश्व शक्ति किसका एकक है? एकक जो है इकाई को एकक कहते हैं। तो अश्व शक्ति जो है वह शक्ति का इकाई है। अश्व शक्ति जो है वह शक्ति का इकाई है, लेकिन शक्ति का इकाई वाट होता है, बड़ा मात्रक किलोवाट होता है, मेगावाट होता है। एचपी और शक्ति का बड़ा मात्रक है तो एचपी होता है, जिसको हॉर्स पावर कहते हैं। 1 एचपी बराबर 746 वाट होता है। अगला प्रश्न है प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाला वैज्ञानिक हो। तो प्रकाश की चाल को मापने वाले प्रथम वैज्ञानिक जो है वह रूमर था। इसके बाद जो है फीजो नामक वैज्ञानिक जो है इसके चाल को मापा था। उसके बाद मिचेल्सन, इसके बाद अन्य बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जो प्रकाश की चाल को मेजर किया था। लेकिन पूछता है बार बार प्रश्न कि सबसे पहले प्रकाश की चाल को किसने जो है मापा था? तो रूमर जो है, रूमर इंग्लिश में लिखता है ROMER, रूमर। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष इकाई होती है। प्रकाश वर्ष जो है देखने से लगता है कि वर्ष यानी समय का, लेकिन गलत हो जाएगा। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। कल का भी सेट में था, इस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, एग्जाम में भी रिपीट करेगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर इसको कहते हैं, LY, एक लाइट ईयर बराबर 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 2.4 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। अगर मीटर में कहें तो 9.4 गुना 10 के पावर 15 किलोमीटर होता है। अगला प्रश्न है विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होता है? तो विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा जो है वह यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। यांत्रिक ऊर्जा जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एमी, मैकेनिकल एनर्जी में रूपांतरित होता है। अगला प्रश्न है एक बार बराबर होता है, एक बार जो है 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। एक बार बराबर 10 के पावर 5 पास्कल होता है। अगला प्रश्न है एसआई इकाई में लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है? एसआई इकाई में लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो लेंस की शक्ति का मात्रक जो होता है प्रति मीटर होता है, लेकिन इसको डायोप्टर कहा जाता है। लेंस की शक्ति P बराबर 1/f होता है। यदि फोकस दूरी मीटर में हो तो लेंस की क्षमता या शक्ति का मात्रक प्रति मीटर या इसी को डायोप्टर कहते हैं। अगला प्रश्न है एक पेंडुलम की लंबाई दोगुना कर दिया जाता था उसके
उस बॉब के जो द्रव्यमान होगा उसको आधा कर दिया जाए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। यह बहुत हार्ड प्रश्न नहीं है, बल्कि थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। एक पेंडुलम की लंबाई को दोगुना कर दिया जाता है। पेंडुलम की लंबाई मतलब एल बराबर 2 कर दिया था, दोगुना 2l। उसके बाद कहता है गोलक का गोलक दोलक बॉब पेंडुलम सब उसी का नाम है कि द्रव्यमान को आधा कर देते, m बराबर m/2 आधा कर देता है। तो उसका आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आवर्तकाल को t से शुरू करते हैं, t बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट l/g। यहाँ पे द्रव्यमान नहीं है, फार्मूला में द्रव्यमान नहीं है, इसका मतलब है कि द्रव्यमान से हमको कोई लेना देना नहीं है। द्रव्यमान जो है केवल क्वेश्चन को हार्ड करने के लिए, मिस्टेक करने के लिए दिया है, द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं। लंबाई से मतलब है, जब लंबाई को दोगुना कर रहा है, लंबाई जो है समय के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टी प्रोपोर्शनल रूट एल होता है, एल को दुगुना कर रहा है तो 2l, यानी 2 गुना हो जाएगा, √2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि सरल आवर्त गति में जो है कौन सा जो है स्वतंत्र होता है। तो सरल आवर्त गति में द्रव्यमान पर जो है समय सरल आवर्त गति में द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, समय जो है द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, यानी द्रव्यमान से यह स्वतंत्र होता है। अगला प्रश्न कहता है कि भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह क्या था। तो भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह जो है वह आर्यभट्ट था। अगला प्रश्न, यदि भार व आयास, भार जो है भार को W से सूचित किया जाता है, आयास को P से सूचित किया जाता है, तो मैकेनिकल एडवांटेज यांत्रिक लाभ बराबर फॉर्मूला होता है भार बाय आयास, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि किसी प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को क्या कहते हैं। तो कणों के भार केंद्रित होने वाले बिंदु को गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहते हैं, ग्रेविटेशनल सेंटर कहते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी के पृष्ठ मतलब सतह होता है, पलायन वेग मतलब एस्केप वेलोसिटी का मान किलोमीटर प्रति सेकंड पूछ रहा है, किलोमीटर सेकंड में पूछ रहा है, में लगभग कितना होता है। तो पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान जो है वह 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यहाँ प्रति होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होगा। अब यहाँ से प्रश्न आता है कि चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है। तो चंद्रमा का पलायन वेग 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, लेकिन करीब करीब इसको 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड मान लिया जाता है। अगला प्रश्न है, जब एक कण रैखिक सरल आवर्त गति में रहता है तो उसके गतिज ऊर्जा अधिकतम होता है, तो उसके गतिज ऊर्जा जो है वह माध्य स्थिति पर अधिकतम होता है। सॉरी, माध्य स्थिति पर, ठीक है, माध्य स्थिति पर जो है इसका आवर्तकाल महत्तम होता है। अगला प्रश्न है कि एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन। क्वेश्चन से साफ साफ दिख रहा है कि कार हल्का होगा रेल इंजन की तुलना में, और जो वस्तु हल्का होगा उसका द्रव्यमान कम होगा, जो वस्तु भारी होगा द्रव्यमान ज्यादा होगा, जो वस्तु हल्का होगा उसका स्पीड ज्यादा होगा, जो वस्तु भारी है उसका स्पीड कम होगा। मतलब इससे चाहे 2-4 जितना भी प्रश्न पूछे एकदम क्लियर हो जा रहा है कि वो प्रश्न फिर से देखते हैं कि एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा, दोनों का काइनेटिक एनर्जी समान है, तो किसका संवेग ज्यादा होगा। संवेग के बारे में देखते हैं तो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होगा, यानी संवेग द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जिसका द्रव्यमान ज्यादा संवेग ज्यादा होगा। तो रेल इंजन भारी होता है इसलिए रेल इंजन का द्रव्यमान ज्यादा है, तो रेल इंजन का जो है संवेग भी ज्यादा। अगला प्रश्न है, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग निम्नलिखित में से किसमें होता है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग जो है रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है, रॉकेट प्रौद्योगिकी में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, साधारण मशीन की क्षमता समानतः दर्शाई जाती है। साधारण मशीन की क्षमता जो है वह किलोवाट में दर्शाया जाता है। क्या में दर्शाया जाता है, किलोवाट में दर्शाया जाता है, किलोवाट में दर्शाया जाता है। साधारण मशीन की क्षमता किलोवाट में दर्शाया जाता है, किलोवाट में दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न, द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण होता है। पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन से प्रश्न है कि द्रवों में जो पृष्ठ तनाव होता है वह अणुओं के मध्य जो है ससंजक बल के द्वारा होता है। पृष्ठ तनाव ससंजक बल के द्वारा होता है। ससंजक बल और एक होता है असंजक बल। ससंजक बल कहने का मतलब होता है दो समान अणुओं के बीच लगने वाला बल को ससंजक बल कहते हैं, और दो असमान अणुओं के बीच लगने वाला जो बल होगा उसको असंजक बल कहते हैं। तो हम लोग जो है पेन से पेपर पर लिखते हैं, तो पेन और पेपर दोनों का जो अणु है वह असमान प्रकृति का है, इसलिए पेन से पेन या पेंसिल से आसानी से कॉपी पे लिखते हैं। उसी तरह से गोंद से पेपर पे लगा करके गम को पेपर पर लगा करके पेपर को आसानी से साटा जा सकता है, यह असंजक बल का उदाहरण हो। लेकिन कहेगा कि पानी का जो अणु होगा वह यानी पृष्ठ तनाव, द्रवों में जो पृष्ठ तनाव होगा, पृष्ठ तनाव का कारण क्या होगा, तो अणुओं के मध्य ससंजक बल के कारण होगा, क्योंकि पानी और पानी H2O और इसका भी अणु होगा H2O। तो H2 और H2O दोनों समान प्रकृति का अणु हुआ, और समान प्रकृति के अणु के बीच लगने वाला जो बल होगा उसको ससंजक बल कहते हैं। पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा का बूंद गोलाकार होता है।
अगला प्रश्न है लेंज का नियम। लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का नतीजा है? तो लेंज का नियम जो है वह ऊर्जा संरक्षण के नियम का नतीजा है। यह बहुत बार लगातार क्वेश्चन पूछता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंके? मस्त क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया अपने आप में। कहता है एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंके कि वह अधिकतम दूरी तय करे। ये जो हुआ, ये जो दिख रहा है इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर, इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर। और ये जो दिख रहा है ये लाइन, पड़ा हुआ लाइन, इसको कहते हैं क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर को सॉरी ऊर्ध्वाधर को जो है ऊर्ध्वाधर भी कहा जाता है, वर्टिकल इंग्लिश में कह सकते हैं, लेकिन क्षैतिज को हॉरिजॉन्टल कहते हैं। अब प्रश्न आता है कि किसी वस्तु को किस कोण से फेंका जाए कि वह अधिकतम दूरी तय करे? तो वह 45 डिग्री के जो एंगल पर हम किसी वस्तु को प्रक्षेपित करेंगे तो वह अधिकतम दूरी तय करेगा क्षैतिज दिशा में। लेकिन यहाँ से ही प्रश्न आता है कि अगर किसी वस्तु को वर्टिकल दिशा में महत्तम ऊंचाई तक फेंकना हो तो किस एंगल से फेंकेंगे? तो उसका जो राइट आंसर होगा वह 90 डिग्री के कोण से किसी वस्तु को फेंकेंगे तो महत्तम ऊंचाई तय करेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही उत्तर जो होगा वह 45 डिग्री होगा। था एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंके कि वह अधिकतम दूरी तय करेगा? तो 45 डिग्री होगा। थैंक यू सो मच। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।